हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन एंड एब्जॉर्प्शन। इससे पहले वीडियो में मैंने कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया था और उसमें मैंने बताया था कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे स्कैटरिंग भी होगी, रिफ्लेक्शन भी होगा, डिफ्यूजन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर है उससे कितना रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन पर ही डिपेंड करता है। तो ये वीडियो इससे पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में ही है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या क्या प्रोसेसेस हैं रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग। देखिए, रिफ्लेक्शन को हम एल्बिडो भी बोलते हैं और रिफ्लेक्शन या एल्बिडो का मतलब है कि जो सोलर रेडिएशंस किसी भी बॉडी पर या अर्थ सरफेस पर आकर स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद वापस स्पेस में चले जाते हैं तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अगर मैं एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो जो भी एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मींस गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स, वो सन से आने वाली एनर्जी को कितना वापस स्पेस में भेजते हैं वो एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन होगा या एल्बिडो होगा। इसका मतलब है एल्बिडो या रिफ्लेक्शन का मतलब है जो एनर्जी किसी भी बॉडी से स्ट्राइक करने के बाद वापस स्पेस में चली गई वो रिफ्लेक्शन या एल्बिडो है। और एल्बिडो को हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्टिविटी भी बोलते हैं। किसी भी बॉडी का या एटमॉस्फेयर का जो भी रिफ्लेक्शन है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और ये जो फैक्टर्स हैं ये हैं, फर्स्ट वन नेचर ऑफ द सरफेस एंड सेकंड इज एंगल ऑफ सोलर रेडिएशंस। देखिए, अब मैं रिफ्लेक्शन को एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में भी और अर्थ सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में भी यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन मेजरली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस एंड एंगल ऑफ द सोलर रेडिएशंस। अब नेचर ऑफ द सरफेस को पहले जानते हैं कि इसका क्या रोल है। देखिए, अगर सोलर रेडिएशंस किसी भी सरफेस पर आकर हिट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो इस सरफेस का नेचर कैसा है, मींस इसका कलर डार्कर है या लाइटर है, इसका जो सरफेस है ये स्मूथ या फ्लैट है या रफ है। तो इन चीजों पर डिपेंड करेगा कि आने वाली रेडिएशंस का रिफ्लेक्शन कितना है। अगर सरफेस स्मूथ है, ब्राइटर है, लाइट कलर्ड है तो आने वाली जो एनर्जी होगी उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। मींस जब भी रेडिएशंस इस पर आकर हिट करेंगी, स्ट्राइक करेंगी तो उसके बाद इनका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अगर ये सरफेस या तो अंडुलेटिंग होता, रफ होता या इसका डार्कर कलर होता तो क्या होता, जो सोलर रेडिएशंस है जब ये इस सरफेस पर आकर स्ट्राइक करती तो ज्यादातर पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेती और बहुत कम पोर्शन का रिफ्लेक्शन होता। इसका मतलब है सरफेस का नेचर चेंज होने के कारण रिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, रिफ्लेक्शन की जो अमाउंट है उसमें चेंज हो गया। दूसरा यहाँ पर जो फैक्टर है वो है एंगल ऑफ सोलर रेडिएशन। देखिए, एंगल ऑफ सोलर रेडिएशंस की अगर बात करें तो अगर सोलर रेडिएशंस जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होंगी तो इनका रिफ्लेक्शन मिनिमम होगा और अगर ये सोलर रेडिएशंस इंक्लाइंड होती चली जाएंगी तो इनका जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा। अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने ये कहा था कि रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो भी रेडिएशंस हैं वो वापस स्पेस में अगर जा रही हैं तो उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अगर रेडिएशंस परपेंडिकुलर आ रही हैं तो क्या होगा, ये इसी एंगल से या इसी पाथ से ये वापस नहीं जा सकती क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इस साइड से रेडिएशंस आ रही हैं। पर अगर ये सोलर रेडिएशंस इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस तो ये स्पेस में जा सकती हैं, इनका पाथ चेंज हो जाएगा सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद, लेकिन इनका पाथ चेंज नहीं हो सकता, ये वापस उसी एंगल से नहीं जा सकती। तो इसका मतलब है आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सोलर रेडिएशंस
का एंगल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या है, उस पर भी रिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। अगर परपेंडिकुलर है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो मिनिमम होगा। अगर ये एंगल 0 to 5 डिग्री के बीच है तो ये रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि सोलर रेडिएशंस का रिफ्लेक्शन किस एंगल पर मैक्सिमम होता है। अगर ये सोलर रेडिएशंस का एंगल कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर से अगर सोलर रेडिएशंस का एंगल डिक्रीज कर रहा है तो जो रिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है अगर किसी टाइम पर, डे टाइम में, दोपहर के समय पर सोलर रेडिएशंस परपेंडिकुलर है तो रिफ्लेक्शन कम होगा, इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। वैसे ही नेचर ऑफ सरफेस के केस में था, अगर सरफेस ब्राइट या लाइट कलर्ड या स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अगर सरफेस डार्कर है और रफ है तो रिफ्लेक्शन कम होगा। इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं, एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए ग्राउंड स्नो कवर्ड है, सोलर रेडिएशंस आई तो जो स्नो होगा ना वो मिरर का काम करेगा और सोलर रेडिएशंस का जो पाथ है, जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा और वापस स्पेस में चली जाएंगी सोलर रेडिएशंस। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर सोलर रेडिएशंस का रिफ्लेक्शन कितना होगा वो डिपेंड करेगा। अब जो रिफ्लेक्शन या एल्बिडो है वो अलग अलग सरफेसेस का अलग अलग होगा क्योंकि नेचर पर डिपेंड करता है। तो एक बार देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सरफेसेस हैं जिनका एल्बिडो दिया गया है और जो एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। तो देखिए, जो फ्रेश स्नो है इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है 75 to 95%। कुछ बुक्स में ये 80 to 95% मिलेगा, कुछ में 80 to 90% मिलेगा, पर ये मैंने वाइडर रेंज रखी है, इसी को आप ध्यान रखें। और जो ओल्डर स्नो है उसका जो एल्बिडो होता है वो काफी कम होता है, वो 30 to 40% होता है। उसका रीजन है क्योंकि जो ओल्डर स्नो होगा उसमें इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएंगी, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। रिफ्लेक्टिविटी का मतलब है एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट दी सोलर रेडिएशंस। उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने मेंशन किया। उसके बाद क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। देखिए ये क्लाउड का एक टाइप है क्यूमुलोनिम्बस, और ये वो क्लाउड्स हैं जिनका कलर डार्कर भी होगा और ये हैवी रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थीकर क्लाउड्स होते हैं। इसका मतलब है ये थीकर क्लाउड्स होते हैं जिनमें वाटर वेपर्स की अमाउंट काफी ज्यादा होती है और ये काफी लार्ज अमाउंट में सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 70 to 80% सोलर रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद डेजर्ट सैंड्स, जो डेजर्टिक एरियाज हैं, हॉट डेजर्ट्स पर्टिकुलरली, दे आर कवर्ड विद सैंड्स। और जो सैंड्स होती है उसमें जो सिलिका कंटेंट होता है वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्शन को प्रमोट करता है। तो आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन डेजर्टिक एरिया में भी काफी अच्छा खासा है। 1/4 to 1/3 ऑफ द सोलर रेडिएशंस, जो एनर्जी आ रही है, जो लाइट आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट 10 to 20%, ग्रीन एग्रीकल्चरल फील्ड्स 3 to 15%। कुछ जगह पर आपको लिखा मिलेगा कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं दे हैव मोर एल्बिडो देन डेसिडुअस फॉरेस्ट। पर वो कब होगा, वो जब होगा जब डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है वो कम होगी, तो उस टाइम पर जो ग्रीन एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उनका एल्बिडो ज्यादा मिलेगा। अब एटमॉस्फेयर के अगर एल्बिडो की बात करें तो एटमॉस्फेयर में मेनली जो रिफ्लेक्शन होगा वो वाटर वेपर्स या क्लाउड्स की हेल्प से होगा मेनली। और इसलिए जो क्लाउड्स है इन द एटमॉस्फेयर दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर रिफ्लेक्शन रादर देन द एब्जॉर्प्शन। इट मींस एब्जॉर्प्शन, जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं उनका एब्जॉर्प्शन क्लाउड्स कम करेंगे और उसके कंपैरिजन में रिफ्लेक्शन ज्यादा करेंगे। तो कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट मिल सकती है कि जो क्लाउड्स है दे हेल्प टू कीप द अर्थ सरफेस कंपैरेटिवली कूलर। तो आपको ये स्टेटमेंट जज करनी है कि ऐसा होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, क्योंकि क्लाउड्स की अगर
अमाउंट एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी तो लार्जर अमाउंट क्या होगी, अर्थ सरफेस पर आएगी। अर्थ सरफेस पर अगर ज्यादा अमाउंट आएगी सोलर रेडिएशंस की तो अर्थ का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। इसलिए अगर ज्यादा क्लाउड्स होंगे एटमॉस्फेयर में तो ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आप रिफ्लेक्शन देखिए डार्कर क्लाउड्स कितना ज्यादा करते हैं, तो उसके कारण जो अर्थ सरफेस है या लोअर एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली लोअर बना रहेगा। नेक्स्ट है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब है, स्कैटर का मतलब होता है टू स्प्रेड, और यहां पर स्कैटरिंग का मतलब है कि जो सन से लाइट आएगी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाएगी। और वो स्प्रेड कब होगी? जब वो किसी एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट से टकराएगी। मींस एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। अगर इनसे सन से आने वाली एनर्जी टकराएगी तो ये सब डायरेक्शंस में स्प्रेड करेगी और इसको स्कैटरिंग बोल सकते हैं। तो स्कैटरिंग में मैंने क्या बोला है? मैंने ये कहा है कि जो सोलर रेडिएशंस हैं, और सोलर रेडिएशंस में ध्यान देंगे, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सोलर रेडिएशंस में जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसका कौन सा पार्ट होगा जिसमें स्कैटरिंग होगी? उसका विजिबल पार्ट होगा, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, विजिबल लाइट जो है उसमें स्कैटरिंग होगी। और उसका मतलब क्या है कि ये जो विजिबल लाइट है ना, ये किसी भी पार्टिकल पर हिट करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड करती है, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। दोनों में, डिफ्यूजन और स्कैटरिंग में अगर देखा जाए तो विजिबल लाइट का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका मतलब है जो डिफ्यूजन और स्कैटरिंग है ये विजिबल लाइट के लिए ही होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो स्कैटरिंग है ये जिस भी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पर जब सनलाइट आकर स्ट्राइक करेगी तो सब डायरेक्शंस में जो लाइट स्प्रेड करेगी वो स्कैटरिंग है। तो अब यहां पर पार्टिकल का मतलब क्या? वो गैसेस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है और वाटर वेपर भी हो सकता है। पर फॉर इफेक्टिव स्कैटरिंग, इफेक्टिव स्कैटरिंग का मतलब क्या? कि जो स्कैटरिंग रियल सेंस में है या लार्जर अमाउंट में जो स्कैटरिंग है वो कब होगी? वो जब होगी व्हेन डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, गैसेस मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स। जब इन पार्टिकल्स का डायमीटर कम होगा, जो भी इंसिडेंट सोलर एनर्जी होगी उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर पार्टिकल्स का डायमीटर कम है तो स्कैटरिंग इफेक्टिव होगी। अब डायमीटर ऑफ द पार्टिकल शुड बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस। ये आपको ध्यान रखना है स्कैटरिंग के केस में। लेकिन ये मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा, ध्यान देंगे यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा है कि स्कैटरिंग नहीं हो सकती अगर डायमीटर ज्यादा होगा पार्टिकल का वेवलेंथ के कंपैरिजन में। नहीं होगी, लेकिन वो प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं होगी, वो लेस इफेक्टिव स्कैटरिंग होगी। और वाटर वेपर्स में जो इफेक्टिव स्कैटरिंग है वो जनरली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स का जो साइज है वो बिगर होता है, इसलिए आप कह सकते हो कि नो इफेक्टिव स्कैटरिंग विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द वाटर वेपर्स। अब स्कैटरिंग की अगर स्टडी की बात करें तो स्कैटरिंग का जो प्रोसेस है इसको स्टडी किया था रैले ने। तो जो रैले है इन्होंने सोलर रेडिएशंस में जो भी स्कैटरिंग हो रही थी विद द हेल्प ऑफ द पार्टिकल्स, तो उस स्कैटरिंग को स्टडी किया और उन्होंने नोटिस किया कि जो स्कैटरिंग है इट इज सिलेक्टिव इन नेचर। सिलेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या? एक बार दोबारा सुनिएगा जो मैंने बोला था कि सनलाइट आई, ये मैंने मान लिया कि ये सनलाइट है, ये किसी भी पार्टिकल पर आकर स्ट्राइक की, हिट की, उसके बाद क्या होगा? ये जो विजिबल लाइट है ना, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में या ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड कर जाएगी। पर सिलेक्टिव स्कैटरिंग का मतलब क्या? सिलेक्टिव स्कैटरिंग का मतलब है कि जो विजिबल लाइट है, क्योंकि मैंने बोला है कि जो डिफ्यूजन और स्कैटरिंग है ये विजिबल लाइट में ही होगा। जो विजिबल लाइट है
इसमें आप लोग जानते हैं अलग अलग कलर्स हैं। ये आपका अगर आपको ध्यान हो विबग्योर, इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स हैं। इन 7 कलर्स का जो कलेक्शन है वो विजिबल लाइट है। और अगर मैं स्कैटरिंग सेलेक्टिव होती है ये कह रहा हूं, तो इसका मतलब है जब स्कैटरिंग होगी किसी भी मॉलिक्यूल पर, किसी भी पार्टिकल पर, जब सोलर रेडिएशंस का विजिबल स्पेक्ट्रम स्ट्राइक करेगा तो कोई भी एक कलर स्प्रेड कर जाएगा ज्यादा, या ये जो कलर की स्प्रेडिंग है ये डिपेंड करेगी कि यहां पर ये जो पार्टिकल है इसका साइज क्या है, इसका डायमीटर क्या है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि स्कैटरिंग का नेचर सिलेक्टिव होता है, क्योंकि जो स्कैटरिंग है इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो। इस टेक्निकल सेंटेंस को समझिएगा, डिपेंड्स अपॉन द रेशियो बिटवीन द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, वेदर इट इज डस्ट पार्टिकल और गैसेस मॉलिक्यूल्स, एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो सोलर रेडिएशंस हैं जब ये स्ट्राइक करेंगी आकर तो कोई भी एक पर्टिकुलर कलर वो स्प्रेड कर जाएगा। तो ये कलर कौन सा होगा जो स्प्रेड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो पार्टिकल है उसका डायमीटर और जो वेवलेंथ है इसका रेशियो क्या है। इसलिए अगर मैं ये कह सकता हूं अगर डायमीटर चेंज होगा या पार्टिकल का साइज चेंज होगा तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है ना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बाकी थोड़ा सा और आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग वेट कीजिए। स्कैटरिंग के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो जनरली स्कैटरिंग 2 टाइप्स की है। ज्योग्राफी में जो हम पढ़ रहे हैं वो 2 टाइप्स की है, ठीक है। बाकी इसके और भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं पर हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, कभी भी नहीं पूछा जा सकता है। तो जो स्कैटरिंग है इसके कौन कौन से टाइप हैं, रेले स्कैटरिंग और फर्स्ट लॉ ऑफ स्कैटरिंग। जो रेले स्कैटरिंग है इसको फर्स्ट लॉ ऑफ स्कैटरिंग भी बोला गया है। और ये क्या है, रेले स्कैटरिंग या फर्स्ट लॉ ऑफ स्कैटरिंग है कि जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है मींस डिग्री ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कम होगी या ज्यादा वो किस पर डिपेंड करेगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सोलर रेडिएशंस हैं इनमें जो स्कैटरिंग होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो वेवलेंथ है उसके 4th पावर के। और ये 4th है या 6th है या 8th है, इसकी बजाय इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी बजाय इंपॉर्टेंट ये है कि स्कैटरिंग में और जो वेवलेंथ है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ, इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये कि जो सोलर रेडिएशंस हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ही उसकी स्कैटरिंग होगी। इसका मतलब अगर आप विबग्योर को देखो तो विबग्योर में क्या है, यहां सबसे छोटी वेवलेंथ की ये रेडिएशंस है और जो रेड कलर रेडिएशंस है इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इस विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो इसका मतलब है जब भी स्कैटरिंग होगी तो सबसे ज्यादा इस कलर की स्कैटरिंग होगी और सबसे कम इस कलर की स्कैटरिंग होगी। यही रीजन है कि जो रेड लाइट है या रेड कलर है वो ज्यादा दूर तक विजिबल है क्योंकि उसमें स्कैटरिंग कम है। बाकी जो वायलेट और इंडिगो या ब्लू कलर है इनकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाते हैं इधर उधर, इसलिए हमारी आंखों तक ये कम पहुंच पाते हैं। इसीलिए ज्यादा दूर से ये कलर हमें दिखाई नहीं देंगे जिनकी वेवलेंथ कम होगी। मींस शॉर्टर द वेवलेंथ मोर इज द स्कैटरिंग, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ स्कैटरिंग। उसके बाद in Rayleigh scattering diameter of dust and gaseous molecule is very smaller than the wavelength। ये यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और मैं आपको बता दूं कि ये डायमीटर कितने साइज तक का हो सकता है जो रेले स्कैटरिंग कराएगा। देखिए अगर यहां पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो जो डायमीटर है ये
मेंशन किया जाता है कि जब 0.00001 टू 0.001 माइक्रोमीटर का डायमीटर होगा तो इससे रेले स्कैटरिंग हो सकती है। पर मुझे नहीं लगता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाएगा। और एक चीज और बता दूं, मैंने नंबर ऑफ सोर्सेज को रेफर किया है, उनमें इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिल रहा है। पर जो आपको ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा वो ये पॉइंट है कि अगर जो पार्टिकल है उसका डायमीटर वेवलेंथ के 1/10 से भी अगर कम है, जो भी वेवलेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम में, जो भी वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के 1/10 से भी कम अगर डायमीटर है तो रेले स्कैटरिंग होगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे कि डायमीटर वेवलेंथ के 1/10 से भी कम होना चाहिए, तभी रेले स्कैटरिंग हो पाएगी। और रेले स्कैटरिंग क्या है एक्चुअली? रेले स्कैटरिंग में क्या है कि ये जो डिफरेंट कलर्स है ना, दे आर स्प्रेडेड इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि डिफरेंट कलर्स ये स्प्रेड होंगे एटमॉस्फेयर में, उसको रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। और डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्काई जो है, आपसे पूछा जाता है कि ये किस टाइप की स्कैटरिंग से होता है, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्काई, चाहे वो ब्लू कलर की बात करें, रेड या ऑरेंज कलर की बात करें, तो ये रेले स्कैटरिंग के कारण होता है। कभी कभी सीधा क्वेश्चन भी आएगा कि जो स्काई है इसका ब्लू कलर डिफ्यूजन के कारण है या रिफ्लेक्शन के कारण है या स्कैटरिंग के कारण है। पर अगर थोड़ा सा डेप्थ का क्वेश्चन आ गया तो आपसे पूछ लेंगे कि जो रेले स्कैटरिंग है उसके कारण स्काई का कैसा कलर होगा, या जो स्काई का ब्लू कलर है वो किस टाइप की स्कैटरिंग के कारण होगा। तो क्योंकि जो ब्लू कलर है ये बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाता है, अगर आप देखें तो इनकी वेवलेंथ कम है और जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग हो जाएगी। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होने के कारण जो स्काई है इसका कलर ब्लू होता है। पर सनसेट और सनराइजिंग के टाइम पर रेड और ऑरेंज कलर होगा स्काई का। तो ये क्यों होता है? ये भी स्कैटरिंग के कारण होता है, और इसमें इसलिए होता है कि जब सनसेट या सनराइजिंग के टाइम पर सोलर रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, तो उस टाइम पर ज्यादा स्कैटरिंग होने से ज्यादा लॉस होगा कलर्स का, और वो कलर्स ही हमारी आंखों तक पहुंच पाएंगे जो स्कैटर नहीं होंगे एटमॉस्फेयर में, और मेनली वो होंगे जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। इसलिए हमारी आंखों तक कौन से कलर्स आएंगे? रेड एंड ऑरेंज। यही रीजन है कि इवनिंग और मॉर्निंग टाइम पर रेड एंड ऑरेंज कलर होता है स्काई का। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। मैं ये बोल रहा हूं, देखिए, अगर मान लेते हैं ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये एटमॉस्फेयर है। अब मान लेते हैं कि अगर दोपहर का टाइम होगा तो सोलर रेडिएशंस किसी भी प्लेस पर परपेंडिकुलर होंगी। ये मान लेते हैं नून टाइम है और यहाँ पर सोलर रेडिएशंस परपेंडिकुलर है। पर अगर मॉर्निंग टाइम है तो सोलर रेडिएशंस यहाँ पर इस टाइप से आएंगी। अगर इवनिंग टाइम है तो सोलर रेडिएशंस यहाँ पर इस टाइप से आएंगी। तो आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होगी इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है सोलर रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में, इसलिए क्या होगा? ज्यादातर वेवलेंथ्स का स्कैटरिंग हो जाएगी, और जो स्मॉलर वेवलेंथ थी उनकी बार बार स्कैटरिंग हो रही है, ज्यादा स्कैटरिंग हो गई तो वो एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे स्कैटर होते होते क्या हो जाएंगी? एटमॉस्फेयर में ही उनका लॉस हो जाएगा। पर रेड जो रेडिएशंस हैं इनकी स्कैटरिंग कम होती है और ये हमारी आंखों तक पहुंचेंगी, इसलिए जो स्काई होगा इसका रेड कलर दिखाई देगा। ऑरेंज और रेड कलर दोनों हमारी आंखों तक पहुंच सकते हैं, जो भी कलर पहुंचेगा वही कलर स्काई का दिखाई देगा। तो यहां पर ऑरेंज कलर की स्कैटरिंग कम हुई है, हमारे आंखों तक पहुंचा, इसलिए ऑरेंज या रेड कलर जो भी कहे, जो भी हमारी आंखों तक पहुंचा वैसा ही कलर स्काई का होगा। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है मी स्कैटरिंग। मी स्कैटरिंग और सेकंड लॉ ऑफ स्कैटरिंग।
इसमें क्या होगा, मैंने क्या बोला था, अगर डायमीटर, पार्टिकल का डायमीटर वेवलेंथ के 1/10 से भी छोटा है तो होगा रेले स्कैटरिंग, और अगर ये डायमीटर इससे बड़ा हो जाएगा, 1/10 से बड़ा हो जाएगा वेवलेंथ के 1/10 से, तो मी स्कैटरिंग होगी। इसका मतलब है डायमीटर अगर लार्जर होगा तो उस टाइम पर मी स्कैटरिंग होगी, अगर स्मॉलर डायमीटर होगा पार्टिकल का तो उस टाइम पर रेले स्कैटरिंग होगी। तो यहाँ पर डायमीटर का साइज दिया गया है, जो कि अगेन इसमें वेरिएबिलिटी है, तो ये 0.01 से 1 माइक्रोमीटर तक का साइज है जिसमें मी स्कैटरिंग होगी। पर अगेन मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुझे लग नहीं रहा। एक आपको कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकली भी आपको चीजों को जानना है, कभी कभी इस टाइप की स्टेटमेंट मिल जाएगी, जैसे यहां पर दिया है कि जो मी स्कैटरिंग है ना, ये जब होगी जब लार्जर रेशियो ऑफ डायमीटर टू वेवलेंथ होगा, और लार्जर रेशियो ऑफ डायमीटर टू वेवलेंथ इन कंपैरिजन टू रेले स्कैटरिंग यहां पर बोला गया है। और वो किस टाइप से आप समझेंगे, अगर डायमीटर का साइज बढ़ेगा और वेवलेंथ बेशक वही हो, सेम हो, तो अगर डायमीटर बड़ा हो गया तो ये जो रेशियो होगा डायमीटर टू वेवलेंथ ये ज्यादा हो जाएगा ना, तो डायमीटर टू वेवलेंथ ये जो रेशियो होता है ये मी स्कैटरिंग में ज्यादा होता है, और जो रेले स्कैटरिंग है उसमें कम होता है, क्योंकि डायमीटर का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है। तो अगर डायमीटर छोटा हो जाएगा तो ये जो रेशियो है ये भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो रेले स्कैटरिंग है, इट अकर्स व्हेन स्मॉलर रेशियो ऑफ डायमीटर टू वेवलेंथ हैपेंस, और मी स्कैटरिंग जब होगी जब ये रेशियो लार्जर हो जाएगा। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। अब जब हम डायमीटर की बात कर रहे हैं तो डायमीटर वेवलेंथ से छोटा भी हो सकता है, डायमीटर वेवलेंथ के मोर और लेस इक्वल भी हो सकता है, और डायमीटर वेवलेंथ से ज्यादा भी हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं मी स्कैटरिंग के केस में। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मी स्कैटरिंग जब होगी जब केवल और केवल जब होगी जब डायमीटर लेस देन वेवलेंथ होगा, या जब डायमीटर वेवलेंथ के बराबर होगा, या जब डायमीटर वेवलेंथ से ज्यादा होगा। इन तीनों केसेस में ही मी स्कैटरिंग हो जाती है, लेकिन जो स्कैटरिंग है उसके नेचर में चेंज आएगा। और इस चीज को, मेरे इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब डायमीटर 1/10 ऑफ द वेवलेंथ से बड़ा हो जाएगा तब भी रहेगा तो ये वेवलेंथ से छोटा ही ना, तो उस केस में भी मी स्कैटरिंग होगी। और जब ये इसका वेवलेंथ का 10 टाइम्स हो जाएगा तब भी मी स्कैटरिंग हो सकती है। तो ये इस रेंज से लेकर इस रेंज तक मी स्कैटरिंग हो सकती है। पर आपको ज्यादातर सोर्सेज में यह भी मिलेगा कि जो डायमीटर है इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस। तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। जब आप बुक्स पढ़ेंगे या जब आप अलग अलग सोर्सेज पढ़ेंगे तो ऑथेंटिक सोर्सेज में भी ये चीज आपको कम क्लियर मिलेगी। पर मैं आपको बता दूं, ये इस पूरी रेंज में 1/10 से डायमीटर बड़ा होना चाहिए, वेवलेंथ की 1/10 से डायमीटर बड़ा होना चाहिए, और 10 टाइम्स जो वेवलेंथ है उसके 10 टाइम्स के डायमीटर के साइज तक की रेंज में जो मी स्कैटरिंग है वो होगी। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और जब मी स्कैटरिंग होती है उसका एक और स्पेशल फीचर है। रेले स्कैटरिंग में तो हमने क्या देखा था कि किसी पर्टिकुलर कलर की स्कैटरिंग हो रही थी, ठीक है, जैसे ब्लू कलर स्प्रेड हो गया या अदर कलर्स स्कैटर होकर डिसअपियर हो गए, वो स्पेस में उनका लॉस हो गया, पर रेड कलर बच गया। तब हमें इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में रेड या ऑरेंज कलर का स्काई दिखाई दिया। पर जब मी स्कैटरिंग की बात करें तो जो स्कैटरिंग होगी ना, तो वो सभी वेवलेंथ्स की लाइट की स्कैटरिंग होगी। मींस ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कलर की स्कैटरिंग है, नहीं, लाइट की सभी वेवलेंथ्स की, मतलब 7 जो वेवलेंथ्स हैं
उन सब की स्कैटरिंग होती है मी स्कैटरिंग के केस में, बट जो स्कैटरिंग है इट इज मोर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट और इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा बता रहा हूं जो मैंने बोला। देखिए मान लेते हैं ये सोलर रेडिएशन है, और जब ये किसी भी पार्टिकल पर आकर हिट करेगी तो क्या होगा, इसकी स्कैटरिंग होगी इस टाइप से, इस टाइप से। आप अगर देख पा रहे हो तो ज्यादा जो स्कैटरिंग है इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो स्कैटरिंग है वो कम हो रही है, और डायरेक्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन ये है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्कैटरिंग है बैकवर्ड डायरेक्शन के बजाय। लेकिन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो लाइट है ना, इसकी सभी वेवलेंथ्स की स्कैटरिंग होगी यहां पर, और लाइट में सभी वेवलेंथ्स का मतलब क्या, 7 कलर्स आगे की तरफ जो है स्कैटर कर रहे हैं। और इसका मतलब है यहां पर कैसी लाइट हमें मिलेगी, यहां पर हमें व्हाइट लाइट ही मिलेगी, क्योंकि ऑल वेवलेंथ्स आर स्कैटरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द सोलर रेडिएशंस। तो व्हाइट कलर ही हमें यहां पर मिलेगा। अगर कोई पर्टिकुलर कलर होता है, जैसे मान लेते हैं कि ग्रीन कलर होता तो ग्रीन की विजिबिलिटी होती, या रेड कलर हमारी आंखों तक अगर पहुंच रहा है तो रेड कलर होता। तो जो भी कलर होगा हमारी आंखों तक जो पहुंच जाएगा स्कैटर होकर, ठीक है, वही कलर हमें आगे दिखाई देगा। पर अगर विजिबल लाइट में सारी वेवलेंथ्स का ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो रही है तो हमें व्हाइट लाइट ही मिलने वाली है। यही रीजन है कि जो क्लाउड्स हैं, व्हाइट क्लाउड्स की मैं बात कर रहा हूं, वो व्हाइट क्लाउड्स मी स्कैटरिंग के कारण दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं ना, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स का जो साइज है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है। इसलिए क्या होगा, जब डायमीटर लार्जर हो जाएगा तो मी स्कैटरिंग होगी, और मी स्कैटरिंग के केस में क्या होगा, सभी विजिबल लाइट की वेवलेंथ्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर करेंगी, इसलिए क्लाउड्स का कलर व्हाइट ही दिखाई देगा। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो क्लाउड्स का कलर है वो व्हाइट किस टाइप की स्कैटरिंग के कारण है, तो मी स्कैटरिंग के कारण क्लाउड का कलर व्हाइट होगा। मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैंने यहाँ पर कुछ 1-2 पॉइंट दिया है नोट में। वैसे तो मैंने बता दिया था कि जो स्कैटरिंग है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, पर इसको अदरवाइज भी दिया जा सकता है कभी कभी कि अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ, जो कि यही है। अगर इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा तो ये स्कैटरिंग डिक्रीज कर जाएगी कुछ यहां पर। अब इस पॉइंट पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहे। कई बार ऐसा होता है कि जो मैं बोल रहा हूं और आप बुक्स में अगर पढ़ते हैं उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट लिखा है, तो स्टूडेंट के माइंड में ये जाता है कि जो बताया गया वो कुछ गलत बताया गया। पर मैं आपको बता चुका हूं कि वेवलेंथ से छोटा भी हो सकता है डायमीटर मी स्कैटरिंग के केस में, मी स्कैटरिंग के केस में डायमीटर इक्वल भी हो सकता है और लार्जर भी हो सकता है। पर ज्यादातर बुक्स में आपको यह मिलेगा कि मी स्कैटरिंग के केस में डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन। ज्यादातर बुक्स में मिलेगा, जो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पर अगर आपको कभी ये दे दिया जाए कि जो डायमीटर टू वेवलेंथ का जो रेशियो है अगर वो लार्जर होगा उस टाइम पर भी मी स्कैटरिंग होगी, ये भी सही है। और अगर आपको यह दे दिया जाए कि डायमीटर इज मोर और लेस इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ये भी सही है, ठीक है। या डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर देन इन द केस ऑफ रेले स्कैटरिंग, ये भी सही है। मतलब रेले स्कैटरिंग के केस के कंपैरिजन में मी स्कैटरिंग में पार्टिकल का डायमीटर ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सारे केसेस सही हैं, तो इनको थोड़ा सा आप सही से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने सफिशिएंटली इस चीज पर फोकस किया कि आप इसको समझ गए होंगे। दोनों, चाहे वो डिफ्यूजन है या स्कैटरिंग है, दोनों में जो भी सोलर रेडिएशंस होंगी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, सोलर रेडिएशंस शॉर्ट वेव की फॉर्म में आएंगी, किसी भी ऑब्जेक्ट
अगर उसको एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वो अलग रेडिएशंस होंगी, अलग वेवलेंथ होगी उन रेडिएशंस की, जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर इस टाइप से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि डिफ्यूजन और स्कैटरिंग में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है इनटू हीट एनर्जी। इसलिए आपको कभी कभी स्टेटमेंट मिलेगी कि बोथ डिफ्यूजन एंड स्कैटरिंग डोंट ट्रांसफॉर्म द सोलर रेडिएशंस। ये सोलर रेडिएशंस के नेचर में कोई चेंज नहीं करते हैं या सोलर रेडिएशंस में ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है डिफ्यूजन एंड और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि बोथ डिफ्यूजन और स्कैटरिंग ये विजिबल लाइट में होते हैं। दूसरी चीज क्या है, मैंने ये बोला था कि जब पार्टिकल का जो डायमीटर है उसका साइज जो रेडिएशंस है उनके वेवलेंथ के 10 टाइम्स तक रहेगा या इससे कम रहेगा तो मी स्कैटरिंग होगी। पर अगर ये डायमीटर का साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा हो जाएगा तब स्कैटरिंग नहीं होगी, तब होगा डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन और स्कैटरिंग में अगर मेन डिफरेंस करें तो वो ये कि जो स्कैटरिंग होती है ये सिलेक्टिव होती है और जो डिफ्यूजन होता है ये नॉन सिलेक्टिव इन नेचर होता है। सिलेक्टिव के बारे में मैं बता चुका हूं। यहां पर सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि जो डिफ्यूजन होगा इसमें क्या होगी, इसमें व्हाइट लाइट ही ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड करेगी। जैसे स्कैटरिंग में लाइट या सोलर रेडिएशंस स्प्रेड करती हैं ऑल डायरेक्शंस में, डिफ्यूजन में भी ऐसा ही होगा। जो सोलर रेडिएशंस हैं, सोलर एनर्जी है, इट विल बी स्प्रेडेड इनटू ऑल डायरेक्शंस, पर ये व्हाइट लाइट ही होगी, इसमें कोई सिलेक्टिव स्कैटरिंग नहीं होगी। सिलेक्टिव स्कैटरिंग के केस में कुछ स्पेशल कलर्स की जो स्प्रेड है वो कम या ज्यादा हो सकती है, पर डिफ्यूजन में व्हाइट लाइट ही होगी। इसका मतलब है यहां पर सिलेक्टिव स्कैटरिंग नहीं होगी, सिलेक्टिव स्प्रेड नहीं होगा। और जो मैंने बोला कि डायमीटर का साइज जो है इट इज फार फार बिगर देन दी वेवलेंथ, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। पर कभी कभी सिंपल स्टेटमेंट मिल जाएगी, ऐसा लिखा नहीं होगा कि मल्टीपल टाइम्स जो है डायमीटर का साइज होता है वेवलेंथ के कंपैरिजन में। आपको सिंपल दिया जाएगा कि जो डिफ्यूजन है it takes place when the size of the particle is bigger than the wavelength या diameter of the particle is more than the wavelength। तो सिंपल दिया जाएगा, वो भी आपको डिफ्यूजन की कैटेगरी में रखना है। तो यहां पर डिफ्यूजन और स्कैटरिंग में आपको बहुत थिन डिफरेंस मिलेगा, उस चीज को आपको समझना है। तो स्कैटरिंग डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स, यहाँ पर स्पेशली वाटर वेपर्स मैंने मेंशन किया है क्योंकि स्कैटरिंग के केस में वाटर वेपर्स पर मैंने फोकस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो है बिगर होता है, जिसके कारण स्कैटरिंग की बजाय डिफ्यूजन मेनली इनसे होगा। तो क्लाउड्स मेनली क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे, क्योंकि इनमें जो डायमीटर होगा पार्टिकल्स का या वाटर वेपर्स का इट इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द सोलर रेडिएशंस। मैंने ये चीज भी क्लियर कर दी है कि नेचर नॉन सिलेक्टिव होगा डिफ्यूजन का, और सिलेक्टिव नेचर का मतलब है जो सोलर रेडिएशंस हैं, जो सोलर बीम है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर्स। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जो डिफ्यूज्ड लाइट होगी ना इट रिमेन्स व्हाइट। और इस डिफ्यूजन के कारण ही क्या होगा, जो सन होगा या जो फॉग की जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो व्हाइट कलर की ही दिखाई देंगी, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो डिफ्यूजन करेंगे और उनके पीछे जो सन है उसका व्हाइट कलर ही दिखाई देगा। या जो फॉग मॉलिक्यूल्स हैं या फॉग जो भी ड्रॉप्स हैं वो क्या करेंगी, वो डिफ्यूजन करेंगी, लेकिन सब लाइट्स का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है कंप्लीट विजिबल स्पेक्ट्रम का ही करेंगी, इसलिए उनकी अपीयरेंस जो है वो व्हाइट ही रहेगी। मैं फॉग ड्रॉप की बात कर रहा हूं, फॉग ड्रॉप जो है वो व्हाइट दिखते हैं बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के कारण ही क्या होगा, डे टाइम में हम अगर डायरेक्ट सन एनर्जी नहीं आ रही है तो भी हम डे लाइट या सनलाइट
एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, और वो डिफ्यूजन के कारण ही है। जैसे आप लोग अपने कमरे में बैठे हुए हो और छत पर सन है, तो क्या होगा, सनलाइट आप तक डायरेक्ट नहीं आ रही है, पर अगर आपका डोर ओपन है या विंडो ओपन है तो बाहर से जो भी डिफ्यूज्ड लाइट है वो आपके रूम तक आएगी, इसलिए आपको डे लाइट एक्सपीरियंस होगी। और वो कुछ इस टाइप से है, जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है और ये सन है, सन से लाइट यहां पर आई, पर बाकी एटमॉस्फेयर में इस टाइप से सनलाइट है, तो यहां पर मान लेते हैं आपकी विंडो है आपके रूम की इस साइड से, तो क्या होगा, ये जो डिफ्यूज्ड लाइट होगी ना, ये इस टाइप से आपके रूम में एंटर करेगी, और इसलिए जो सनलाइट है या डे लाइट है वो रूम में आपको फील होगी। जो चाहे स्कैटरिंग की बात करें या डिफ्यूजन की बात करें, दोनों के दोनों एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में ज्यादा होंगे। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लोअर पार्ट में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स या गैसेस मॉलिक्यूल्स की भी अगर मैं बात करूं तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि एटमॉस्फेयर इज डेंसर इन इट्स लोअर पार्ट देन द हायर पार्ट। तो जो डस्ट पार्टिकल्स या एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होने के कारण क्या होगा, डिफ्यूजन और स्कैटरिंग लोअर एटमॉस्फेयर में ही ज्यादा होगी, या आप ये कह सकते हो कि डिफ्यूज्ड और स्कैटर्ड एनर्जी लोअर एटमॉस्फेयर में ही ज्यादा होगी। और जो डिफ्यूज्ड लाइट या डिफ्यूज्ड एनर्जी जो अर्थ सरफेस तक पहुंचेगी उसको डिफ्यूज्ड डे लाइट और ब्लू लाइट ऑफ द स्काई कहा जाता है। और जो ये डिफ्यूज्ड डे लाइट है इसको हम ट्विलाइट और ब्लू आवर और गोल्ड आवर या मैजिक आवर भी बोल सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये टर्म्स आप ध्यान रखेंगे। जो सनराइज से पहले या सनसेट के बाद जो सनलाइट अवेलेबल होती है ना एटमॉस्फेयर में, जो सनलाइट प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसको ट्विलाइट बोलते हैं। और इस ट्विलाइट को हम ब्लू आवर या गोल्डन आवर या मैजिक आवर भी बोल सकते हैं। तो इन टर्म्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर हम बिल्कुल प्रिसाइजली बोले तो बिफोर सनराइज का जो पीरियड होता है उसको डान बोलते हैं, और बिफोर सनसेट सॉरी आफ्टर सनसेट और बिफोर कंप्लीट डार्कनेस का जो पीरियड होता है उसको हम ट्विलाइट बोलते हैं। पर एक चीज ध्यान देंगे यहां पर, अगर आपको कभी भी स्टेटमेंट मिल जाए, जनरल स्टेटमेंट मिल जाए कि जो ट्विलाइट है वो लाइट है जो सनराइज से पहले और सनसेट के बाद एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वो ट्विलाइट है, तो आपको यस करना है, आपको नो नहीं करना वहां पर, ठीक है। तो इसके बाद जो ट्विलाइट है या डिफ्यूज डे लाइट है, इसके कितने टाइप्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। देखिए जनरली जो ट्विलाइट है ये 3 टाइप्स की होती है। सिविल ट्विलाइट फर्स्ट वन, और ये कब होगी, जब जो सन है ना ये 6 डिग्री बिलो होराइजन होगा, उस टाइम पर जो सनलाइट प्रेजेंट होगी उसको सिविल ट्विलाइट बोलते हैं। और इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, देखिए मैं पहले यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद अगर लगा मुझे कि आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे तो मैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर कोई खड़ा है यहां पर, और वो सन अगर यहां है, ध्यान से देखिएगा इसको, यहां कहीं सन है तो वो इस सन को देख पा रहा है। पर अगर ये सन और नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, और नीचे अगर ये सन आ गया तो सन सेटिंग हो चुकी है और अब ये इसको डायरेक्ट नहीं देख पा रहा है। लेकिन यहां से हो क्या रहा है, इस सन से एटमॉस्फेयर में तो एनर्जी जा रही है ना, सनलाइट एटमॉस्फेयर में तो जा रही है ना, तो एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी जा रही है वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर्स हैं वो इस एनर्जी को सब डायरेक्शंस में स्प्रेड कर रहे होंगे। और अगर उन डायरेक्शंस की बात करें तो वो कुछ इस टाइप से, जैसे इधर भी कुछ लाइट आ रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी आ रही होगी, तो ये सब डायरेक्शंस में एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं और ये व्हाइट लाइट ही है।
तो इससे क्या होगा, ये सन की एनर्जी ये जो पर्सन यहां पर खड़ा है उस तक पहुंचेगी, तो उसको डे लाइट अब भी फील हो रही है। पर अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये जो लाइन थी, ये लाइन कौन सी है, इसको हम बोलेंगे होराइजन। होराइजन, और होराइजन से अगर सन का एंगल 6 डिग्री का बनेगा, ये एंगल 6 डिग्री का बनेगा, तो उस टाइम पर सील ट्विलाइट होगी। और ये जो सील ट्विलाइट है ये किस एंगल पर बनते, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये कितने टाइम तक रहेगी। तो इसका जो लास्टिंग पीरियड है वो 24 मिनट्स है। और ये कहां पर है, ये इक्वेटर पर है, ठीक है, इक्वेटर पर 24 मिनट्स पर। अगर ये सन और ज्यादा नीचे आ जाए, मींस 12 डिग्री के एंगल पर अगर ये सन आ जाए होराइजन से 12 डिग्री, चलो ये मान लेते हैं ये 12 डिग्री होगा, और सन यहां कहीं पर पहुंच गया, तब भी क्या होगा, सन की एनर्जी एटमॉस्फेयर में जा रही होगी, डिफ्यूजन के कारण इस पर्सन के पास आ रही होगी, तो उसको नॉटिकल ट्विलाइट बोलते हैं। तो नॉटिकल ट्विलाइट के लिए जो एंगल होगा विद होराइजन वो 12 डिग्री का एंगल होगा, और इस टाइम पर 48 मिनट्स तक सनलाइट जो है सनराइज से पहले 48 मिनट तक हमें मिलेगी। और इसमें क्या होगा, इसमें इक्वेटर पर 48 मिनट पहले, सनराइजिंग के होने से पहले 48 मिनट पहले हमें लाइट एक्सपीरियंस होगी, वो नॉटिकल ट्विलाइट। उसके बाद एक थर्ड वन है एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट में क्या है कि जो होराइजन है उससे नीचे 18 डिग्री नीचे तक अगर सन चला गया, तो 72 मिनट्स पहले, सनराइज से 72 मिनट्स पहले जो भी सनलाइट एक्सपीरियंस की जाएगी वो एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट होगी। और ये इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया है, तीनों सिविल, नॉटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल। अब इवनिंग में भी ऐसा ही होगा, सनसेट के बाद भी ऐसा ही होगा कि 6 डिग्री बिलो होराइजन होगा, तो सन सेटिंग के बाद सिविल जो ट्विलाइट होगी वो 24 मिनट तक अवेलेबल होगी। नॉटिकल ट्विलाइट की बात करें तो इवनिंग टाइम में 48 मिनट्स तक अवेलेबल होगी, और जो सन होगा वो 12 डिग्री बिलो होराइजन होगा। एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट की बात करें तो सन बिलो होराइजन होगा 18 डिग्री, और आफ्टर सनसेट 72 मिनट्स तक जो है हमें सनलाइट एक्सपीरियंस होगी। तो ये था ट्विलाइट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये इवनिंग मॉर्निंग ट्विलाइट होती हैं। जैसे ये यहां पर, ये मान लेता हूं कि कोई पार्टिकल है और यहां से ये इस टाइप से डिफ्लेक्शन है, इधर जो पार्टिकल है वो इस टाइप से डिफ्लेक्शन कर रहा है, यानी कि डिफ्यूजन के कारण एनर्जी इस साइड ऐसे आ रही है, और ये सब डायरेक्शन में स्प्रेड कर रही होगी इस टाइप से। तो ये डिफ्यूजन है। ये वाला जो सेक्शन है ये 6 डिग्री के एंगल को मैंने यहाँ पर दिखाया, ये सिविल ट्विलाइट का है। ये दूसरा जो पार्ट है ये मैंने 12 डिग्री एंगल को दिखाया, ये 48 मिनट वाला, ये नॉटिकल ट्विलाइट है। और ये थर्ड 18 डिग्री एंगल को मैंने दिखाया है, और ये है आपका एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। और यहाँ पर अगर सनराइजिंग होगी तो ये मॉर्निंग ट्विलाइट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर सन सेटिंग के टाइम पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इवनिंग ट्विलाइट लिख सकता हूँ। और अगर अब थोड़ा सा कुछ आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है समझने में, तो इसको मैं थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेशन के साथ बता देता हूं ताकि आप लोग समझ पाए। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन यहां खड़ा है, ये अर्थ है, कोई पर्सन यहां खड़ा है और सन इधर है, अभी रात है, तो सन जब अर्थ मूव करेगी, मैं मान लेता हूं कि वेस्ट इधर है और ईस्ट इधर है, अर्थ ऐसे मूव करेगी। तो जब अर्थ ऐसे मूव करेगी ऐसे, तो क्या होगा, सन की लाइट इधर आना स्टार्ट कर देगी ना, तो मॉर्निंग होगी। पर अब सन बिलो होराइजन है, यहां इस पर्सन को जो यहां खड़ा है इसको ये सन दिखाई नहीं दे रहा है, होगा क्या, सन की लाइट एटमॉस्फेयर में तो आ रही है ना, तो यहां से
एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन होगा और इस तक लाइट आ जाएगी। और अगर यह सन और नीचे होता तो उस टाइम पर भी एटमॉस्फेयर में लाइट आ रही है और डिफ्यूजन के कारण इसके पास लाइट आ रही है। तो 18 डिग्री एंगल तक जो होराइजन है, जैसे यहां पर्सन खड़ा है तो इसके लिए होराइजन क्या होगा, ये एक लाइन होगी, ठीक है। इससे नीचे 18 डिग्री एंगल तक जब सन होगा तो उसकी लाइट यहां पर एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट, नॉटिकल ट्विलाइट, सिविल ट्विलाइट, इनके एंगल और इनका जो ड्यूरेशन है, टाइम है, उसको आप याद रखेंगे। और सन की, जैसे सन यहां पर है तो सन का ये, अर्थ का ये पार्ट सन के सामने है और सन कहीं ना कहीं जहां पर भी जो भी एरिया सन के अंडर है उसको बोलेंगे सब सोलर पॉइंट। जहां सन की पोजीशन वर्टिकल है वो सब सोलर पॉइंट है। और जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी अर्थ की तो ये जो सब सोलर पॉइंट है इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो जो सब सोलर पॉइंट है उसकी मूवमेंट होगी अर्थ की रोटेशन के साथ। अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो जो सन की पोजीशन है या सब सोलर पॉइंट वो पॉइंट है जो अर्थ के ऊपर सन के नीचे है, ठीक है। तो सब सोलर पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अर्थ की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ट्विलाइट है और जो सब सोलर पॉइंट है, इन दोनों की जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है और जो अर्थ है उसकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती है। सब सोलर पॉइंट मैंने आपको बताया कि सन के नीचे जो अर्थ का पार्ट है वो सब सोलर पॉइंट है और अर्थ की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो जो सब सोलर पॉइंट होगा उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी और उसी के साथ ट्विलाइट जो पॉइंट होगा उसकी रोटेशन भी होगी और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये आप ध्यान रखेंगे। इवनिंग ट्विलाइट जो है ये मोर इंटेंसिव होती है देन मॉर्निंग ट्विलाइट। क्यों? क्योंकि इवनिंग में डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे इसलिए डिफ्यूजन ज्यादा होगा तो जो सनलाइट है वो ज्यादा प्रेजेंट होगी। जो ट्विलाइट है ये नाइट का पार्ट है या डे का पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जो ट्विलाइट है इसको नाइट का पार्ट माना जाता है क्योंकि डे की स्टार्टिंग मानी जाती है सनराइज से और इसका जो एंडिंग है वो सन सेटिंग पर होता है। जो ट्विलाइट है इसके कोजेज की अगर बात करें तो मूवमेंट ऑफ सब सोलर पॉइंट एंड डिफ्यूजन। सब सोलर पॉइंट की मूवमेंट अर्थ की रोटेशन के साथ होगी इसलिए सन राइजिंग और सन सेटिंग अर्थ की रोटेशन के साथ ही होगी और सन राइजिंग और सन सेटिंग से रिलेटेड ट्विलाइट है। और दूसरा जो ट्विलाइट के टाइम पर जो एनर्जी जो सनलाइट मिल रही है वो डिफ्यूजन के कारण मिल रही है तो ये दो पोजेज होंगे ट्विलाइट के लिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द ट्विलाइट की बात करें तो देखिए जहां पर जिस पॉइंट की मूवमेंट ज्यादा फास्ट होगी अर्थ पर, जैसे अर्थ को अगर आप कंसीडर करें तो 24 आवर्स में ही इक्वेटर एक राउंड पूरा करेगा। अगर मैं 50 डिग्री लैटिट्यूड की बात करूं तो वो भी 24 आवर्स में ही एक कंप्लीट रोटेशन उसका होगा। तो 50 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसका सरकमफिरेंस कम है, उसकी परिधि कम है, जबकि इक्वेटर का जो सरकमफिरेंस है वो ज्यादा है। तो अगर ज्यादा डिस्टेंस 24 आवर्स में किसी पॉइंट को कवर करनी है तो उसको ज्यादा फास्टर मूवमेंट करनी पड़ेगी, पर अगर किसी को 24 आवर्स में कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो उसकी मूवमेंट स्लो होगी। तो इक्वेटर पर फास्टेस्ट मूवमेंट होगी किसी भी पॉइंट की, इसलिए जो सब सोलर पॉइंट है उसकी मूवमेंट इक्वेटर पर फास्टेस्ट होगी, इसलिए शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होगी इक्वेटर पर ट्विलाइट की। और पोलवर्ड जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो ट्विलाइट की ड्यूरेशन इंक्रीज करेगी। जो पोलर एरियाज है इन पर ट्विलाइट जो है स्टेशनरी माना जाता है, मतलब ये काफी लंबे टाइम तक परसिस्ट करेगा। और अगर मैं बताऊं सिविल जो ट्विलाइट है पोलर एरियाज पर ये 2 to 3 वीक्स वहां पर परसिस्ट करती है। 2 to 3 वीक्स आपको सिविल ट्विलाइट देखने को मिलेगी पोलर एरियाज। तो ये था डिफ्यूजन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है रिटेंशन ऑफ एनर्जी बाय एनी बॉडी इज एब्जॉर्प्शन। और
अगर मैं एटमॉस्फेरिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या सोलर एनर्जी को रिटेन करते हैं या सोलर एनर्जी का गेन करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के साथ एक कंडीशन और होती है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो उसका कन्वर्जन करता है इनटू हीट एनर्जी। और अगर सोलर रेडिएशंस की बात करें तो सोलर रेडिएशंस का जब भी एब्जॉर्प्शन होगा, चाहे वो अर्थ सरफेस पर हो या एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स करें, तो उस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो एब्जॉर्प्शन होगा ना, एब्जॉर्प्शन का नेचर भी सिलेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसे सिलेक्टिव नेचर का होता है? देखिए, ऐसा होगा कि जो वाटर वेपर्स हैं या ऑक्सीजन है, ओजोन है, इनकी अगर बात करें तो जो विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट, इसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ये, ना वाटर वेपर करेंगे, ना ओजोन करेगी, ना ऑक्सीजन करेगी, नाइट्रोजन भी नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ पार्ट को तो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को नहीं। इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। अगर आप मेरी बिल्कुल पहले वाली वीडियो देखेंगे इंसुलेशन की, तो उसमें मैंने सोलर स्पेक्ट्रम बताया था। विजिबल जो लाइट है उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। उस एनर्जी को वाटर वेपर्स जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में लार्जली उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, इंफ्रारेड लाइट को या इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वाटर क्या कर रहा है? वाटर सिलेक्टिव है। वाटर किसी पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट है और अदर रेडिएशन के लिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन भी क्या है? सिलेक्टिव इन नेचर है। और जो वाटर वेपर्स हैं दे आर मोस्ट इफेक्टिव एब्जॉर्बर ऑफ सोलर रेडिएशंस, particularly infrared radiations and transparent to ultraviolet radiations। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और विजिबल रेडिएशंस को वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं दे आर एब्जॉर्ब बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सिलेक्टिव नेचर है एब्जॉर्प्शन का। कुछ गैसेज या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और दूसरी रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स दे आर नोन एज एटमॉस्फेरिक विंडो और दे आर कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक विंडो फॉर विजिबल लाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, एटमॉस्फेरिक विंडो का मतलब होता है कि जब एटमॉस्फेयर से कोई पर्टिकुलर रेंज की कोई पर्टिकुलर रेडिएशंस जब बिना एब्जॉर्प्शन के, बिना रॉक के, बिना ऑब्स्ट्रक्शन के अगर ट्रैवल करे तो उसके लिए एटमॉस्फेयर एक विंडो प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर एक विंडो का काम कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक विंडो का मतलब है कि पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट फॉर पर्टिकुलर रेडिएशंस। इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस को। और इसलिए मैं कहूंगा कि एटमॉस्फेयर उन रेडिएशंस के लिए एटमॉस्फेरिक विंडो प्रोवाइड करा रहा है या एटमॉस्फेरिक विंडो का काम कर रहा है। तो जो हमारी विजिबल लाइट है, उस सोलर स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट है, उनको गैसेज एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। इसलिए वो जो गैसेज है वो एटमॉस्फेरिक विंडो है उन पर्टिकुलर विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम्स के लिए। तो ये था आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको मिलती रहे। मैं वीडियोस रेगुलरली डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।